जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और कमांड सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ यहां स्टूडियो में हैं लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे, फॉर्मर जीओसी 15 कोर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी शो में। थैंक यू। कमांड सेंटर में आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर की हम लोग बात करेंगे दोस्तों। बड़ा इंटरेस्टिंग है जो भी हो रहा है, लेकिन दुखदाई भी है, परेशान कुन भी है। और पाकिस्तान ने या पाकिस्तानी फौज ने जो जुल्म कर रखे हैं कश्मीरियों के ऊपर, हाल फिलहाल में जब से पूरा वहां पे इलेक्शन का ड्रामा शुरू हुआ है, तकरीबन 40 से लेकर 50, और ये इंटरनेशनल मीडिया कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा, ये यहां पे लोकल मीडिया नहीं कह रहा इंडिया का, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया जैसे कि अल जजीरा है और अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, उनका यह कहना है कि साहब वहां पे खून की नदियां बहा दी हैं। इतनी कत्लो गारत हुई है, इतनी कत्लो गारत हुई है कि रीसेंट मेमोरी में कोई किसी को ऐसा याद नहीं पड़ता कि इतने लोग वहां पे मारे गए हों। आप बात कर लीजिए रावलाकोट की, आप मुजफ्फराबाद की बात कर लीजिए, मीरपुर की बात कर लीजिए, या और किसी बड़े या छोटे शहर की बात कर लीजिए, वहां पे कत्लो गारत जारी है। आसिम मुनीर की फौजों ने वहां पे किसी को नहीं छोड़ा, जो चाहे वो जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी का हो या फिर कोई आम नागरिक जो कि वहां पे एक पोजीशन ले रहा हो कि साहब हमें जो हमारे बेसिक हुकूक हैं वो चाहिए, उसने पोजीशन ली और वहां से आया स्ट्रेट फायर। अब हम चलते हैं यहां पे और बात करते हैं। हम जनरल साहब हमारे साथ स्टूडियो में हैं। सर सबसे पहले सर मैं आपसे कुछ जानना चाहूंगा। यू हैव सर्व देयर सर, आप रह चुके हैं वहां पे जीओसी 15 कोर। और दोस्तों मैं आपको पहले बता दूं जनरल साहब की तरफ जाते हुए कि 15 कोर वो इलाका है जो पूरी की पूरी कश्मीर घाटी को देखता है। उसका पूरी जो रखवाली है कश्मीर घाटी की, ऑपरेशनल एरिया है कश्मीर घाटी का, वो 15 कोर के अंडर आता है। तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये इतना खून खराबा कश्मीर में, पाकिस्तान तो ये कह रहा था कि ये हमारी शाहराग है, पाकिस्तान तो ये कहता था कि कश्मीर घाटी के बिना या कश्मीर के बिना पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, और जिसको अपनी जगलर वेन कहता है, जिसको अपनी शाहराग कहता है, वहां पे इतने लोगों को जान से मार दिया सर। लोग गायब हो रहे हैं, अस्पताल नहीं पहुंच पा रहे, क्या माजरा है? पाकिस्तान आज पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल से बाहर हो चुका है जी। और उसके अंदर जो एक लास्ट पॉइंट था वो POJK का इलाका था, जहाँ पे बहुत छोटी सी पॉपुलेशन रहती है, आबादी रहती है, और उसके अंदर भी एक बहुत छोटी पॉपुलेशन, तकरीबन 30-35 हज़ार के आसपास की पॉपुलेशन वो है जो कश्मीर वैली से वहाँ पे शिफ्ट हुई है। और आज वो जगह जो आपने बताया कि 30-40 लोग मरे हैं और जो इंटरनेशनल मीडिया है वो बता रहा है, आपको ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान फ़ौज वो है जिसने अपने जवानों की बॉडी लेने से मना कर दिया, और वो जो नंबर लो करके दिखाता है, वो एक्चुअली ज़मीन के ऊपर कितने लोग मरे होंगे उसकी आप कोई चिंता, आप उसकी कोई इमेजिन नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते कितने लोग उन्होंने मारे होंगे। और जो वीडियोज़ आ रहे हैं वो एक औरतों के ऊपर लाइव फायरिंग हो रही है, जिसके अंदर वो औरतें एक्चुअली उनके ऊपर पथराव भी नहीं कर रही हैं, सड़क के ऊपर खड़ी हुई है, उनके ऊपर लाइव फायरिंग चल रही है। तो जो फौज ऐसी है जो औरतों के ऊपर, अनआर्म्ड सिविलियंस के ऊपर, आप अफगानिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, बलूचिस्तान है, वो जब POJK के इलाके में अपना हथियार उठाएगी तो वो हथियार प्यार मोहब्बत का नहीं होगा, वो मौत का होगा, और वो मौत का मंजर चल रहा है वहाँ पर। अब ये इसके पीछे जो बैकग्राउंड है, उनकी रिक्वायरमेंट क्या थी? उनकी रिक्वायरमेंट जो JAC काउंसिल की हम बात कर रहे हैं, 3 रिक्वायरमेंट थी, फूड, फ्यूल और फ्रीडम। उस फूड खाने के लिए उनका ये मानना है कि भाई हमको कुछ रियायत के तौर पे हमें हटा दिया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ पे गरीबी बहुत ज़्यादा है। और वाकई में जितनी गरीबी, जितनी प्रॉब्लम इनके POJK के इलाके के अंदर है, वो पूरे पाकिस्तान में या पूरे नॉर्थ अफ्रीका के इलाके में देखी जाए तो सबसे ज़्यादा बुरी हालत POJK में है, उसके बाद बलूचिस्तान के अंदर है। दूसरी उनकी रिक्वायरमेंट है, ये पूरी लड़ाई के दौरान उनके पास तेल आने बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, और वो पूरी सी उनकी डिमांड थी भाई हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी चलती है उसमें आप हमको तेल दे दें कुछ। और एक फ्रीडम जो बहुत बड़ा एक मुद्दा है जिसके लिए JAC खड़ा हुआ 2023 के अंदर, वो था इनका डिमांड कि आप हमको हमारी जो राइट है, हमको फ्रीडम दें अपने लोगों को सिलेक्ट करने के लिए, इलेक्ट करने के लिए। 48 मेंबर की असेंबली है, उसके अंदर से 12 लोग वो रेफ्यूजीज़ को सिलेक्ट करके देते हैं जो वहाँ पे POJK में नहीं रहते, वो बाकी जगह पाकिस्तान के अंदर सिलेक्ट हो गए। और उसका एक बड़ा हिस्सा ये जो 30-35 हज़ार जो रेफ्यूजी मानते हैं कश्मीरी वादी से वहाँ से गए, वो उनके नाम पे जाता है, और इनके थ्रू इस्लामाबाद नहीं, रावलपिंडी जो GHQ है वो कंट्रोल करता है कि कौन अपनी
जवान खोलेगा, कौन क्या बोलेगा, इसके ऊपर वो कंट्रोल करता है। इस छोटी सी डिमांड को जो बड़े प्यार के साथ में, माइंड यू गौरव, अभी तक इन लोगों ने हथियार नहीं उठाए हैं, इनके पास कोई कमांडो ट्रेनिंग नहीं है, कोई टेररिस्ट ट्रेनिंग नहीं है। और ख्वाजा आसिफ ने बोला कुछ दिन पहले, परसों नरसों, कि जो मुजाहिदीन हमने ट्रेन किए वही हमारे ऊपर हमला भी कर रहे हैं और झूठ बोल रहे हैं जी। उनके लोग गाड़ियों में उतार करके, पुलिस जो है उनकी आर्मी अपने लोग सिविलियन को गाड़ियों से उतार करके उनसे फायर करवा रही है जी। बिल्कुल। तो वो एक वो साइकिल जो चल रहा है, एक वहां पे बहुत कत्लो गैरत का है, गलत है और होना नहीं चाहिए था। और सबसे मजे की बात यह है कि इस तरफ जो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस पार लोग हैं, खास तौर से जो पॉलिटिकल लोग हैं, एक्सेप्ट फॉर एक आदमी को छोड़ करके सभी के मुंह पे ताले लगे हुए, कोई कुछ नहीं बोल रहा उसके बाद। जी सर, हमारे गेस्ट जुड़ चुके हैं, जरा स्क्रीन पे आइए, गेस्ट दिखाइए हमारे। हमें ज्वाइन कर रही है पाकिस्तान से आरजू काजमी साहिबा और न्यूज़ 18 श्रीनगर से हमारे कॉलीग हैं रिफत अब्दुल्ला। आप दोनों का स्वागत है। सर, मैं यहाँ पे सबसे पहले जाता हूँ और रिफत से बात करता हूँ सर, एंड लेट्स नो फ्रॉम हिम, जरा पता लगाते हैं। रिफत, क्या चल रहा है श्रीनगर में, माहौल कैसा है? आप तो बीच में जाते रहते हैं, पूरी वैली आप घूमते हैं, आपका बीट है पूरा का पूरा। क्या माहौल है कश्मीर में? लोग क्या समझते हैं और क्या चल रहा है रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या दिखता है आपको? देखिए, बिल्कुल पीसफुल माहौल है। हालांकि यहाँ पे अभी अभी बारिश हुई है, हालांकि बारिश भी ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा गहमा गहमी रहती है। मैं इस वक्त लाल चौक में हूँ और आप देख सकते हैं ये क्लॉक टावर है और हालात बहुत बदल गए हैं। जहाँ पर बहुत ज़्यादा पहले पथराव होता था, अब हर तरफ से गहमा गहमी है, दुकानें खुली हैं, लोग अपना कारोबार कर रहे हैं। तो ये कहा जा सकता है कि खुशहाली लौट रही है, खुशहाली लौट चुकी है। जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स यहाँ पे लॉन्च किए गए हैं, उन पे काम हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स चलाया जा रहा है, उस पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है ताकि ये खूबसूरत सिटी बने। और आप देख सकते हैं ये इस वक्त लाल चौक है और लाल चौक में क्या नज़ारा देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से आप दिखा रहे थे पीओके की पिक्चर, लेकिन कश्मीर की पिक्चर बिल्कुल मुख्तलिफ है। कश्मीर जो है बिल्कुल बदल रहा है, खुशहाली की ओर है और इर्द गिर्द हम देख पा रहे हैं लोग अपने कारोबार में बिल्कुल मसरूफ़ हैं। यहाँ पे अक्सर हड़ताल होती थी, लेकिन आजकल यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे लोग बिल्कुल खुले से घूम रहे हैं और पीस प्रिवेल हो रहा है। रिफत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ स्टूडियो में लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे सर हैं। आप जानते हैं ये GOC 15 को रह चुके हैं। जनरल साहब आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। रिफत, आपको याद होगा कि 2021 के अंदर 22 के अंदर हम लोग मोटरसाइकिल के ऊपर डाउनटाउन कश्मीर श्रीनगर में लाल चौक के इलाके के अंदर, और मैं श्रीनगर के अंदर जो सबसे आला फौजी अफसर होता है, मैं मोटरसाइकिल के ऊपर बिना किसी सिक्योरिटी के वहाँ पे जाना और हमने चाय पानी पीना, आपने सुना होगा और देखा भी होगा। मुझे लगता है कि आपको क्या लगता है कि जब लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जो जम्मू कश्मीर ऑक्युपाइड टेरिटरीज़ हैं, वहाँ के लोग इस तरफ की जो खुशहाली है, लोगों के जो मिजाज हैं, जो बच्चे स्कूल में जा रहे हैं, इस तरह की माहौल को देखते हैं, रोड्स बन रही हैं, हर रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी होती है इस तरफ लोग जीते हैं, तो वहाँ के लोगों का क्या के ऊपर क्या बीतती होगी? जो मैंने देखा है वो मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है कि हमारे यहाँ लोग क्रिकेट खेलते थे तो लोग उधर बैठ के इस गेम को देखते थे और लोग बात करते थे इन सब चीज़ों के बारे में कि हमारे यहाँ पे ये कब समय ऐसा आएगा जैसे आपके यहाँ पर है। देखिए जनरल साहब, अगर हम बात करें ओवरऑल विकास की, खासतौर से लाइन ऑफ कंट्रोल के इर्द गिर्द, क्योंकि आपको मालूम है कि टीटवाल का एरिया है, उड़ी का एरिया है, कमान पोस्ट के साइड में जगह जगह पे डेवलपमेंट हुई है, मॉडल विलेजेस बनाए गए। मुझे याद है कि जब 2005 में यहाँ पे तबाहकुन ज़लज़ला आया था, उसके बाद एक बार आपको भी याद होगा कि जे सिंह साहब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे और वो वहाँ पे गए थे और मॉडल विलेज का इनॉग्रेशन किया गया था। उस टाइम वहाँ पे मैं भी मौजूद था। तो तब से लेकर अब तक बहुत ज़्यादा विकास उन एरियाज़ में हुआ है। ये तो शहरी इलाके हैं और इर्द गिर्द आप देख रहे हैं, और आपने खुद डाउनटाउन की बात की कि जब आप वहाँ पे मोटरसाइकिल पे गए तो हालात मुख्तलिफ हैं, हालात बदल गए हैं। यही वो एरिया है जहाँ पे हकीकत में आए रोज़ हड़ताल होती थी, पथराव होता था, लेकिन आज वो हालात नहीं है, हालात बिल्कुल बदल चुके हैं जो हम यहाँ पे ऑन ग्राउंड देख पा रहे हैं। और जहाँ तक आपने उस पार और इस पार का कंपैरिजन बताने की बात की है, तो मैं ये कहूँगा कि इस पार जो है लोगों को बुनियादी हुकूक मिल रहे हैं, सहूलियात मिल रही हैं। इश्यूज़ हर जगह पे होते हैं, इश्यूज़ यहाँ पे भी हैं, लेकिन वो माइनर इश्यूज़ हैं। कोई ऐसा मामला लोगों को नहीं है कि डर है, खौफ है,
जो पहले हुआ करता था। हालांकि पीस को डिरेल करने की कोशिशें ज़रूर हो रही हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज अगर हम बात करें तो हालात बहुत बदल गए हैं। अब हड़ताल नहीं बल्कि कारोबार चल रहा है। लाल चौक की हम मिसाल लें तो अब ये बहुत बड़ा टूरिज़्म का एक मरकज़ बन रहा है। लोग यहाँ पे सेल्फ़ी ले रहे हैं, सेल्फ़ी पॉइंट बना हुआ है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स यहाँ पे हो रहे हैं, कल्चरल प्रोग्राम्स हो रहे हैं। 15 अगस्त की फ़ंक्शन यहाँ पे मनाई जाती है, 26 जनवरी की फ़ंक्शन यहाँ पे मनाई जाती है। तो बदलाव तो बिल्कुल विजिबल है, उसमें किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक आपने उस पार की बात की वो आपके सामने है कि आजकल क्या कुछ वहाँ पे हो रहा है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और प्रदर्शनकारियों की भी मौत वहाँ पे हुई है। रिसेंट जो है इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए। जी बहुत बहुत धन्यवाद रिफत। दोस्तों इस वक्त पाकिस्तान में जो सेना वर्सेस सरकार का मामला चल रहा है और इस वक्त मोहसिन नकवी कुछ कहते हैं। आपको पता है कि वहां के होम मिनिस्टर है, वहां पे इंटीरियर मिनिस्टर कहा जाता है पाकिस्तान में। तो मोहसिन नकवी कुछ कह रहे हैं, वो कहते हैं कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। उनका यह कहना है कि जो पाकिस्तान में जो सड़ा गला एक ढांचा था वो सिस्टम हो गया है कोलैप्स। और यहां पे ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उनका कुछ और कहना है। इसके बारे में जरा हम लोग आपको डिस्कस करेंगे आपके साथ। और मैं यहां पे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर जो हमारे गेस्ट्स हैं उनको जरा स्क्रीन पर लाया जाए तो हम उनसे जरा कुछ सवाल ले लें। आरजू जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा आरजू जी कि ये बीच में हम लोग पढ़ रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान में भी वहां पे मीडिया में बहुत आ रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया में आ रहा है, और कई लोगों का ये मानना है कि एक दरार सी सामने आई है। अब ये दरार है नहीं है मुझे नहीं पता, मैं आपसे बेहतर जानना चाहूंगा, क्योंकि कुछ दिन पहले मोहसिन नकवी जी ने यह बोला था कि सिस्टम कोलैप्स हो गया है। फिर उसके बाद डीजी आईएसपीआर का बयान आया जो कि उनसे मिलता जुलता था। अब ख्वाजा आसिफ कह रहे हैं कि साहब अगर बेहतरी करनी है तो आप अपने विभाग से पहले शुरू करिए, अपनी ऑर्गेनाइजेशन से शुरू करिए। इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा, बात क्या है ये पाकिस्तान के अंदर? क्या ये तू मैं शुरू हो गई, एक किस्म की लड़ाई, एक किस्म की बहस शुरू हो गई है? बात क्या है? देखिए मेजर साहब, ये बात जो मोहसिन नकवी साहब ने कही, इसके ऊपर कई पाकिस्तानी जो सीनियर जर्नलिस्ट और मीडिया पर्सन हैं वो भी बात कर रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि असल में ये जो बिल्ली थी वो थैले से बाहर आ गई है। ये तो जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उस वक्त से कहा जा रहा था कि फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो सदर बनना चाह रहे हैं, और अब उनके लिए जो है ये रास्ता बनाया जा रहा है। और इसके लिए जो है अब मोहसिन नकवी जो उनके बड़े चहीते हैं और जिनके लिए ये भी कहा जा रहा है कि शायद इनको प्राइम मिनिस्टर बनने का शौक है, तो अब ये एक नई बात लेकर सामने आए हैं जो यकीनन बहुत से लोगों को बहुत पहले आपके समेत लोगों को पता होगी, जो भी पाकिस्तान को स्टडी करते हैं या पाकिस्तान के बारे में पढ़ते हैं। तो आपको मालूम है कि यहाँ पर हमेशा से डिक्टेटरशिप रही है। यहाँ पे हमेशा से, चाहे अमेरिका हो, उसने हमेशा से यहाँ पे जो डिक्टेटर्स रहे हैं उन्हीं को सपोर्ट किया है। सिविलियन गवर्नमेंट को कभी सपोर्ट नहीं मिली, चाहे वो इमरान खान हो या नवाज शरीफ। इस वक्त भी यही कुछ हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि जी फील्ड मार्शल साहब को शायद और ज़्यादा मजबूत करने के लिए या और ज़्यादा खुश करने के लिए शायद अब इस सिस्टम को बताया जा रहा है कि जी ये फेल हो चुका है। तो ये तो पिछले 70 साल से ये फेल्ड सिस्टम चल रहा है और मोहसिन नकवी को आज नज़र आ रहा है। तो जाहिर है मोहसिन नकवी एक तरह का कह लीजिए कि उन्हीं की ज़बान बोलते हैं, पिंडी वालों की। और वही जब ही उन्होंने ये बात की, जब उनसे कहा गया होगा कि इस तरह की बात कर दो, बात में जो है वो जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो भी मुकर गई। आरजू जी, मैं माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूं। हम दो बाइट्स आपको दिखाना चाहते हैं, एक मोहसिन नकवी की, ख्वाजा आसिफ की, उसके बाद मैं वापस आपके पास आऊंगा, प्लीज। क्या मियां नवाज शरीफ जो है 2013 से लेके 2016 तक डिलीवर नहीं कर रहा था? क्या मियां नवाज शरीफ ने 91 से लेके 93 तक डिलीवर नहीं किया? उसने प्राइवेटाइजेशन और आपकी इकोनॉमी जो ओपन की है, दैट वाज अ लैंडमार्क स्टेप व्हिच वाज टेकन बाय एनी गवर्नमेंट इन लास्ट 78 इयर्स। और उसने आपकी इकोनॉमी जो है वो रेल के ऊपर लेके आई, रेल्स के ऊपर, पटरी के ऊपर लेके आया। कोई ना कोई इंस्टीट्यूशंस को मैं ब्लेम नहीं करूंगा, लेकिन अशखास को मैं जरूर ब्लेम करूंगा, चाहे वो सियासी हों या वो एस्टेब्लिशमेंट के अशखास हों, क्योंकि दे गॉट उनकी मेडलिंग जो थी, जनरल बाजवा की मेडलिंग, उसके बाद उससे पहले जनरल मुशर्रफ की मेडलिंग, जो DGISI उस दौरान रहे उनकी मेडलिंग, उससे पहले जो है मैं 93 में भी वापस चला जाऊं तो इसाक खान साहब ने जो रोल अदा किया, दैट्स अ वेरी डार्क पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। आप 10 साल बाद भी यहीं बैठे होंगे और इसी तरह तकरीर कर रहे होंगे और इसी तरह अपने मसले बयान कर रहे होंगे। इसने ऐसे का ऐसा रहना है, क्योंकि ये सिस्टम जिसके अंदर हम रह रहे हैं ये कोलैप्स कर चुका है। आप माने ना माने,
आप एक चीज जो 70 साल से घसीट रहे हैं, मैं आज भी कहूंगा जमहूरियत हम सब चाहते हैं और मैं उसका सबसे बड़ा सपोर्टर हूं और रहूंगा। दोस्तों, आपने सुने बयान ख्वाजा आसिफ के और फिर मोहसिन नकवी जो उनके इंटीरियर मिनिस्टर यानी कि होम मिनिस्टर हैं। सर, मैं आपके पास जाता हूं। सर, ये एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आई जब वो कह रहे थे कि हमारा सिस्टम कोलैप्स हो गया है, तो वहां पे ऑडियंस बैठ के ताली बजा रही थी एज इफ इट्स समथिंग टू सेलिब्रेट कि सिस्टम कोलैप्स हो गया, वेरी गुड। ये एक बात मुझे समझ में नहीं। खैर, वो एक बात है। मेरा आपसे सवाल है सर कि ये क्या, ये जो बीच में इनके दरार थी, क्या वो अब सबके सामने आ गई है? हैज इट कम आउट इन दी ओपन सर, ये जो फ्रैक्चर था बीच में? अच्छी दरार तो नहीं थी, ये तो सबको मालूम था और मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा शरीफ परिवार को मालूम होना चाहिए था कि जो हिस्ट्री है पाकिस्तान की, पॉलिटिकल मास्टर्स एक फौजी को ये समझ के लेके आते हैं ये धर्म का मानने वाला है, ये बिल्कुल सब कुछ काम सही करेगा और धर्म के रास्ते पे चल करके मेरे कहने के ऊपर रोल अदा करेगा। तो अयूब खान से लेकर के ज़ियाउल हक और ज़ियाउल हक से लेकर के परवेज़ मुशर्रफ, ये सारे जो पॉलिटिकल मास्टर्स थे वो उनको लेकर के आए थे और उनको ये चीज़ मालूम होना चाहिए था कि जब ये आसिम मुनीर को लेकर के आएंगे तो यही हश इनके साथ होगा। मुझे लगता है इनको पता था। और जो बॉडी लैंग्वेज जब भी शहबाज शरीफ कहीं बाहर जाते थे आसिम मुनीर के साथ में, जो आप चीज़ देखते थे वो बड़ा क्लियर था कि शहबाज शरीफ इज़ लिविंग बिकॉज ऑफ आसिम मुनीर, इट इज़ नॉट वाइस वर्सा। तो एक प्रॉक्सी गवर्नमेंट, एक कोलिशन गवर्नमेंट जो रावलपिंडी के कहने के ऊपर चल रही है, उसके बिना पे चल रही है, वो सबको मालूम था कि यही स्ट्रक्चर है और उसी रास्ते पे चलते रहना है और आप इसको भी चेंज करना बहुत मुश्किल है। और आज ये हालत ऐसी है कि ये जो 70 साल की बात कह रहे हैं नकवी, जिनका बाय द वे फेम वही है कि उन्होंने ट्रॉफी चोरी करके लेके आए, वो वही उनका सिर्फ एक फेम है। एक इंटीरियर मिनिस्टर जिसका काम सिक्योरिटी है, जिसका देश को चलाने का काम है, इंटरनल मैटर्स के ऊपर चलाने का मामला की बात है, वो आज एक पब्लिक के सामने ये कह रहा है कि पूरा सिस्टम फेल हो गया है और हमारे प्रधानमंत्री 18 घंटे भी काम करें तो उसको ठीक से नहीं लेके आ सकते। 2-3 मैं पॉइंट डालना चाहूँगा, मे बी आप इसके ऊपर डिबेट कर सकते हैं। तकरीबन आज 60% पाकिस्तान की जो टेरिटरी है, अगर आप बलूचिस्तान KPK और क्या कहते हैं POJK और गिलगित बल्तिस्तान को लेते हैं, तो आज पाकिस्तान आर्मी के कंट्रोल से बाहर है। बहुत वहाँ पे मुश्किलात हैं। 25% पॉपुलेशन, 25% जो पॉपुलेशन है पाकिस्तान की, बलूचिस्तान को ले लीजिए तकरीबन 40 मिलियन, उसी तरीके से KP को ले लीजिए और कुछ 6 मिलियन के आसपास POJK और गिलगित बल्तिस्तान के, ये लोग पाकिस्तान के साथ नहीं है। तो आप 25% पॉपुलेशन आज पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ है और उनके साथ नहीं है, उनके साथ में द्वंद्व कर रही है, लड़ाई कर रही है जी। ये एक बहुत मुश्किल हालात है जब उस देश के अंदर नियरली 25 मिलियन बच्चे, जो 5 साल से लेकर के 15 साल के बच्चे हैं, आज स्कूल नहीं जा रहे, किसी भी किस्म की किसी भी एक फॉर्मल इनफॉर्मल एजुकेशन में नहीं जा रहे। बिल्कुल। तो यू कैन वेल इमेजिन आज उसके देश का फ्यूचर क्या होने वाला है। जी बिल्कुल सर। मैं जल्दी से डॉक्टर इरशाद काफी समय से वेट कर रहे हैं। डॉक्टर इरशाद, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ये ख्वाजा आसिफ का जो बयान है, उन्होंने तो बोल दिया कि जनरल बाजवा की गलती है, उन्होंने बोल दिया कि पुराने पाप हैं, पुरानी गलतियां हैं जो हम लोग झेल रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार भी तो तकरीबन 4 साल होगा, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन डॉक्टर इरशाद, क्या 4 साल जिसमें कि पाकिस्तान ने ये भी बोल दिया सबके सामने कि पूरी दुनिया के फैसले पाकिस्तान में होंगे। आपने पता नहीं कितने, जितने हमारे पास टोटल रफेल नहीं है उससे कई गुना ज्यादा आपने गिरा भी दिए सर। आपने दिल्ली जला दी, आपने सब कुछ कर दिया। ये सब करने के बाद ऐसी क्यों बात हो रही है? आप लोग खुद कहते हैं, आपने कई बार मेरी ही शो में कहा है कि बड़े स्ट्रांग हैं आपके फील्ड मार्शल और बड़े स्ट्रांग हैं आपके नवाज शरीफ और बड़े स्ट्रांग है शहबाज शरीफ। फिर ये बात कहां से आ गई है? पीछे ब्लेम क्यों कर रहे हैं? आपको 4 साल मिल गए, 4 साल में आप ठीक नहीं कर पाए, कब तक ब्लेम करते रहेंगे पुरानी सरकार को? मेरे साहब बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं आपसे अर्ज करूं कि सियासत और जमहूरियत का हुस्न है कि हुकूमत में रहते हुए एक दूसरे पे तनकीद करें ताकि अगर कोई गलतियां हैं तो उनको सुधारा जाए। देखें, उस बात को अगर मोहसिन नकवी भी मोहसिन पाकिस्तान है और मेरे वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब भी मोहसिन पाकिस्तान है और फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब तो इतनी ताकत अल्लाह ने उनको बना करके
भेजा मुल्क के लिए कि मुल्क के लिए, हर इदारे के लिए। और एक मिनट जरा मुझे जरा स्क्रीन पे लीजिए सर, एक मिनट किसने भेजा है, किसने भेजा है आसिम मुझे मुनीर को? बोलने दें, रब की तरफ से आते हैं लोग, रब की तरफ से। रब ने दिया हमें इतना ताकतवर, मेरा ताकतवर फील्ड मार्शल सैयद हाफिज मुनीर साहब, अल्लाह ताला ने उनको इतनी ताकत दी, इतना ताकतवर बनाया, अल्लाह ताला बनाता है। एक मिनट इरशाद साहब का जरा फेडर डाउन करिए। आपके पाकिस्तानी आर्मी में एमएस ब्रांच है कि सो गई? भाई ट्रांसफर और पोस्टिंग होती है, एमएस ब्रांच करती है, आप कहां बीच में कहते हैं कि अल्लाह ने इतना कुछ करा? सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। अरे आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। आरजू जी मैं आपके पास जा रहा हूं, क्विकली 30 सेकंड्स आपसे लूंगा, देन आई हैव टू गो टू द नेक्स्ट स्टोरी। आरजू जी आप बताइए, ये तो कह रहे हैं कि अल्लाह ने इतना ये सब करा, उनको इतनी ताकत दी। अगर इतनी ताकत दी है तो फिर बेड़ागर्क क्यों हो रहा है पाकिस्तान का? देखें, ये तो मोहसिन नकवी साहब को बताना चाहिए था कि अगर सिस्टम कोलैप्स कर गया है और आगे ठीक नहीं हो सकता तो कोलैप्स किसने किया है, किसकी वजह से हुआ है? जाहिर है इस वक्त सारे के सारे इशारे जो हैं वो सिर्फ मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं। ये अब अपने आप को बिल्कुल खुल्लम खुल्ला सामने लाने की तैयारी कर चुके हैं और इसलिए अब सिस्टम को कोलैप्स होता बताया जा रहा है। जी इशाक डर साहब, सॉरी इरशाद, मेरे मुंह से इशाक डर निकल गया, देखिए मैंने प्रमोशन कर दिया उनका। एनीवे आरजू जी मैं आपसे ये कह रहा था कि ये जो आप कह रही हैं ना कि ये जो हो रहा है, आपने बात करी कि मोहसिन नकवी ने क्या बोला, फिर ख्वाजा आसिफ ने क्या बोला, क्या आपको लग रहा है कि उनकी गवर्नमेंट के बीच में दरार आ गई और एक पावर स्ट्रगल शुरू हो गया? ये मेरा सवाल है आपसे। देखें, ये तो हमेशा से थी, आज की नहीं है। और जितने लोग इस वक्त पार्लियामेंट में बैठे हैं, चाहे वो मोहसिन नकवी हो, आधे से ज़्यादा मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के ही बिठाए हुए हैं। मोहसिन नकवी कौन सा इलेक्शन लड़कर आए थे, और इसीलिए हमेशा से यही कहा जाता है कि बहुत जल्द जो है वो बैक पैक हो गया है शहबाज शरीफ साहब का, और वो जाते हुए आपको दिखाई देंगे। जी सर, ये आरजू जी कह रही हैं कि उनका बैक पैक हो गया, बहुत जल्दी आपको जाते हुए दिखाई देंगे। या इशारे तो कुछ तरफ चल रहे हैं, क्योंकि जब आप कि देश के अंदर जो आपकी माली हालत है, इकोनॉमिक क्राइसिस इतनी है, जहाँ पे तकरीबन 370 से बिलियन डॉलर से ज़्यादा पैसे आपको डेट पे करने हैं, आपकी तकरीबन 2/3 पैसा जो अर्निंग है जीडीपी का आपका डेट सर्विसिंग के अंदर चल रहा है। ऐसी हालत के अंदर जैसे मैंने आपको बताया कि तकरीबन हर जगह पाकिस्तान आर्मी भिड़ी हुई है अपने लोगों के साथ में कंट्रोल करने के लिए। ऐसी हालत के अंदर आई थिंक एक सेंट्रलाइज कंट्रोल लॉजिकली बनता है। मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तान आर्मी के हाथ में आए चाहे नहीं आए, बट या तो ऐसा हो कि जो पॉलिटिशियन है वो पूरी कंट्रोल करे, बट ये जो प्रॉक्सी सिस्टम है कि पीछे बैठ करके और आप देश को चला रहे हो या जला रहे हो, वो नहीं होना चाहिए। या तो सामने आकर के पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, और जो जिस हिसाब से आज चल रहा है, कंटेनर्स लगे हैं रावलपिंडी और इस्लामाबाद के आसपास, कुछ इशारा ऐसे ही दिखा रहे हैं कि अब ये तख्ता पलट होने की संभावना है। जी थैंक यू वेरी मच साहब। डॉक्टर इरशाद को जरा स्क्रीन पे लीजिए, हमसे परेशान होके, अच्छा आ रहे हैं, अब खबर पता लगी है कि आ रहे हैं, हम उनका स्वागत करेंगे अच्छी तरीके से, बेचारे बुरा मान गए। तो आप आइए डॉक्टर इरशाद, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, डोंट वरी, यू विल गेट टू स्पीक। मैं ये चाहता हूं एक स्टोरी है इन्फ्लुएंसर्स की जो पाकिस्तान में चल रहा है, हम जरा उसके ऊपर चलते हैं, और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो पैकेज है, वो जो वीडियो है इन्फ्लुएंसर्स का, जरा वो दिखाया जाए कि किस तरीके से लोग क्या बात कर रहे हैं, जो पीओके के प्रोटेस्ट्स हैं उसके बारे में क्या बातचीत हो रही है। लेट्स सी। सो आज़ाद जम्मू कश्मीर इज़ नो लॉन्गर आज़ाद। ये कह देना कि हम कश्मीर के साथ हैं, और जब उसका प्रैक्टिकल टाइम आए तो हमारी ये हालत है कि मीडिया प्रॉपर्ली रिपोर्ट भी नहीं कर रही। एक बड़ी कमाल की रविश है पाकिस्तान में कि अगर किसी का डिफरेंस ऑफ पॉलिटिकल ओपिनियन हो तो उसे टेररिस्ट करार दे दें, और अगर किसी के रिलीजियस बिलीव्स आपसे मुख्तलिफ है तो वो डेफिनेटली काफिर ही काफिर है। तो इस रविश को ख़त्म होना होगा, और हम कुछ ऐसी बदकिस्मत कौमों में से एक हैं कि जिसने अपनी हिस्ट्री से, अपने पास से कुछ नहीं सीखा। सिंपल हो रहा है इस वक्त कश्मीर में भी ये है कि अपना लेजिस्लेटिव राइट है उसे क्लेम कर रहे हैं। अब अगर एस्टेब्लिशमेंट को इतना शौक है ही कि मेरे जैसा एक आम सा बंदा हुकूमत से गुजारिश ही कर सकता है कि अगर जो भी उनकी कोई डिमांड्स हैं, बजाय जुल्म के अगर थोड़ा सा पुरअमन तरीके से, डिप्लोमेटिक तरीके से अगर डील की जाए, और वहाँ पे जो जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। पाकिस्तान से बहुत सी ऐसी आवाजें आ रही हैं, हमने तो सिर्फ आपको 2 छोटे वीडियो दिखाए, लेकिन ऐसे कई 100 सैकड़ों की तादाद में वीडियोस हैं जहां पे लोग ये कह रहे हैं कि साहब आप कभी किसी को गद्दार करार कर देते हैं। बलोचों ने अपना हक मांगा, आपने बोला गद्दार हैं। पश्तूनों ने हक मांगा, आपने बोला गद्दार हैं। सिंधियों ने हक मांगा, मुहाजिरों ने हक मांगा, सब गद्दार हैं। अब ये बोला है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वाले हैं, ये भी गद्दार हैं।
बुरे लोग हैं। और ख्वाजा आसिफ जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने बोला कि इनका मैं यही सलूक करूंगा या फिर मैं इनको यही समझता हूं जो मैं इंडिया को समझता हूं। यानी कि जो कल तक शाहरग थे, आरजू जी ये सवाल आपसे है, जो कल तक शाहरग थे ये आज दुश्मन कैसे हो गए? कुछ ही महीनों में कल तक शाहरग थे, कल तक इनकी वजह से न्यूक्लियर वॉर हो जाता, कल तक इनकी वजह से भारत पाकिस्तान का युद्ध हो जाता, कल इनकी वजह से थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू हो जाता। यानी कि कश्मीर सेंटर ऑफ ग्रेविटी थी ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, पाकिस्तान डिप्लोमेसी, सब कुछ कश्मीर ही कश्मीर था। आज वही पीओके के लोग इनके दुश्मन कैसे बन गए? आरजू जी आप ये देखिए कि ये इसलिए दुश्मन हो गए हैं कि अब आजकल तो वो 71 वाला ज़माना नहीं है ना कि ये कुछ भी कह देंगे और लोग बिलीव कर लेंगे। इंटरनेट है और उसके साथ इंटरनेशनल मीडिया है, वहाँ तक लोगों की आवाज़ पहुँच जाती है और ये बात शायद कश्मीर के लोगों को भी समझ आ गई है। इस वक्त बिलावल भुट्टो अपने आप को कश्मीर का बेटा बता रहे हैं, जो मरियम नवाज हैं वो कश्मीर की बेटी हैं, लेकिन जो कश्मीर के लोग हैं उनको इंडियन एजेंट बताया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है कि ये इंडिया से मिले हुए हैं। तो जाहिर है कि अगर इनको ये लग रहा है कि अब ये लोग वापस अपने घरों को नहीं जाएंगे, और वो डेफिनेटली इंटरनेट का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और इंटरनेशनल मीडिया का भी भरपूर तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, उस पर मैं ज़रूर दाद दूंगी कश्मीर के लोगों ने कि उन्होंने इस वक्त की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके दांत खट्टे कर दिए हैं। और लेकिन इन्होंने अपने लिए एक बलूचिस्तान और खड़ा कर लिया है और यहाँ पर भी वही कुछ हो रहा है जो बलूचिस्तान में हो रहा है। मेरे ख्याल है अब इनके काबू से बात बाहर हो गई है, अब इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा है और ये सिर्फ ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से इलेक्शंस हो जाएं और ये अपनी मर्जी की सरकार वहां बिठा दें। जी आरजू जी, एक छोटा सा सवाल आपसे एक बार फिर पूछता हूं, फिर मैं जनरल साहब की ओर जाता हूं। ये पाकिस्तान से ही सवाल है और कई पाकिस्तानी सोशल मीडिया में आके कह रहे हैं कि जब भारत में जंतर मंतर पे प्रोटेस्ट चल रहे थे कॉकरोच जनता पार्टी के, तो पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से उसको कवर कर रहा था। हर रोज डिबेट होती थी कि ये हो गया भारत में, ये हो गया, ऐसा हो जाएगा, दुनिया भर की बातें। लेकिन वही पाकिस्तानी बड़े बड़े एंकर हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, जो बड़े बड़े पाकिस्तान के मीडिया के हस्तियां हैं, वो बगल में कितना दूर है आरजू जी इस्लामाबाद से? आपका मुजफ्फराबाद ले लीजिए, कितना दूर है वहां से? देखिए यहाँ से हार्डली इस्लामाबाद से 1-1.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। बिल्कुल, अगर मतलब ट्रैफिक भी हो तब भी पहुंच जाते हैं, लेकिन मीडिया को इजाज़त नहीं है ना। मीडिया आपके जो प्रोटेस्ट है वो कवर कर सकता है, लेकिन कश्मीर नहीं जा सकता, या आज़ाद कश्मीर में नहीं जाने दिया जा रहा। कई मेरे साथी जर्नलिस्ट जो हैं उन्होंने जाने की कोशिश की, नहीं जाने दिया गया। उसी के साथ मुश्ताक अहमद जो कि वो है यानी सेनेटर रहे, उन्होंने जाने की कोशिश की, उनको रोका गया। तो ऐसी क्या बात है जिससे रोका जा रहा है और वहाँ पे रिपोर्टिंग नहीं करने दी जा रही? जी मैं चाहता हूं कि आरजू जी को और डॉक्टर साहब को एक बार आमने सामने लाइए जरा। मैं डॉक्टर साहब से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। डॉक्टर साहब ऐसा है, एक बार आरजू जी को और डॉक्टर साहब को। जी वेरी गुड। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, आरजू जी का कहना है कि, और ये बात मैंने भी देखी है, कई पाकिस्तानियों से बात हुई है मेरी, और वो लोग ये कहते हैं कि जब जंतर मंतर में प्रोटेस्ट थे तो पाकिस्तानी मीडिया ने दिन रात कवर करा। अच्छी बात है, अच्छी बात है, कवर भी करना चाहिए। लेकिन जब खुद के यहां प्रोटेस्ट हुए पूरा पाकिस्तानी मीडिया गायब है। ये मीडिया कवर क्यों नहीं कर रहा सर? आप क्यों नहीं अलाउ कर रहे? आप तो रूलिंग पार्टी के हिस्से हैं, आप बोल दीजिए कि जाओ तुम लोग कवर करो। मेजर साहब, मैंने अभी सुना, आरजू को भी सुना, आपको भी सुना। पहले तो ये है कि जितना खूबसूरत तरीके से इलेक्शन आज़ाद कश्मीर में हो रहा है, ये मोहतरमा तो फरमा रही थी इलेक्शन नहीं हो रहा है, वहाँ मीडिया को नहीं जाने दे रहे हैं। मैंने आपके लास्ट प्रोग्राम में भी कहा था, मैं यूके से वापस आया तो सीधा मीरपुर गया क्योंकि मेरी वहाँ रिश्तेदारी है, मैं दोस्तों से मिलकर के आया और इतने बेहतरीन तरीके से रिजल्ट भी कल आपने देखे, कोई हंगामा, कोई लड़ाई, कोई वो नहीं हुआ और मीडिया पूरा कवरेज दे रहा है। पूरी दुनिया ने देखा, इलेक्शन भी देखा, खबरें भी देखी आपने। बात ये है कि अगर आप जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। ऐसे इतना जुल्म नहीं है कि मेरे मुल्क में कोई ऐसा कर्फ्यू लगा हुआ है कि कश्मीर में जाने से मना किया जा रहा है। मेरे बहुत सारे दोस्त सर, ये एक मिनट डॉक्टर साहब, ये हम नहीं कह रहे, ये हम नहीं कह रहे, ये पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं। ये पाकिस्तान के जो बहुत बड़े लोग हैं, इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, ताबिश हाशमी ने बेचारे ने ये क्या बोल दिया कि मैं कश्मीरियों के साथ खड़ा हूं। आप लोगों ने उसकी शो खा ली सर। हंसना मना, बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग शो हुआ करती थी। मैं भी यूट्यूब में कभी वंस इन अ व्हाइल देख लेता था। आप लोगों ने उसकी नौकरी खाली बेचारे की, उसकी शो खाली जियो टीवी को बोल के प्रेशर बोलने देंगे आप? मैं इसीलिए प्रोग्राम छोड़ गया था कि आप मुझे बोलने नहीं दे रहे हैं। मैंने इसलिए प्रोग्राम ऑफ किया था। सर हम इसलिए प्रोग्राम छोड़ देते हैं कि आप रुकते नहीं है बोलने के बाद। आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। मैं तो सवाल पूछूंगा सर, आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं दूसरा सवाल पूछूंगा। अब आप सोचते हैं कि ये मुस्लिम लीग नून का एक यहाँ पे एक मजमा है और आप यहाँ पे स्पीच दे रहे हैं सर, ये तो नहीं चलेगा ना।
नहीं, आप क्या समझ रहे हैं कि आप उधर खड़े हैं चूरन चटनी बेचने और आप शोर करते रहेंगे? मैं शोर नहीं बर्दाश्त कर सकता। मेरी बात सुने आप। आपने सवाल किया, आपने आरजू की बात की, अपनी की, मुझसे जवाब तो पूरा करने दें। मैंने आपको प्रोग्राम शुरू इसीलिए किया था, इसी बात से किया था कि जमहूरियत और सियासत का हुस्न होता है कि लोग निकले, हर आदमी अपनी आरा पेश करे, हर आदमी की जिसको जो आपका ये शिकायत कहने है, का मतलब वो है कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान सुनाए ऑक्युपाइड कि मेरे कश्मीर में साथ सब जो कुछ ठीक है, है। फिर बोलने नहीं देंगे। आप ये कह रहे हैं कि आप मेरी पीओके बात- में सब ठीक है। मैं कह रहा हूँ आजाद कश्मीर है। मैं ये कह रहा हूँ आजाद कश्मीर है, वहाँ इलेक्शन हो रहा है, सब कुछ ठीक है और हुकूमत बनने जा रही है मुस्लिम लीग नून की। और मेरे जो कायद मियां और जो मोहम्मद नवाज 50 शरीफ साहब और को जो मैं आपके 50 चैनल बंदे पे मर गए वो मुबारकबाद किसी पेश खाते में है कि वो करता हूं। झूठ है? आप जरा सुने, बोलने तो दें। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपने कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, शुक्रिया दोबारा अदा करता हूँ कश्मीर सर के वो लोगों आपको पर, टिकट कश्मीर नहीं का, देंगे, आप कि कितनी भी जिन्होंने चापलूसी एतमाद कर दो वो किया टिकट मुस्लिम नहीं लीग देंगे नून पे। आपको। यहाँ पे और मियां मैं मोहम्मद आपको नवाज बता रहा शरीफ, हूं, मियां मोहम्मद मैं नवाज आपको शरीफ ये बता रहा हूं, पोस्टर और लगवा दो मैं यहाँ ये पे बता न्यूज़ रहा हूं 18 के कि स्टूडियो में मियां मोहम्मद मुस्लिम नवाज लीग शरीफ का। हुकूमत बनेगी नहीं और इनका बड़ी फेडर खूबसूरत डाउन करिए, ये मुझे समझ में नहीं आता है क्या बोल रहे हैं ये अपने टिकट के जुगाड़ में अपने, ये सिर्फ कि मुझे टिकट मिल जाए। डॉक्टर इरशाद का टोटल मामला है कि इनको चुनाव के लिए टिकट, नोबडी कैन हियर यू सर, आप बोलते रहिए, रात तक कुछ नहीं सुनाई दे रहा, आपका फेडर डाउन हो गया। ये अपने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, यार आप अपनी अलग से एप्पल पॉलिशिंग कर रहे हो अपनी सियासी पार्टी के जो आपके लीडर हैं। हम आपसे एक सवाल पूछ रहे हैं सर, नोबडी कैन हियर यू, आप हाथों से ऐसे जेस्चर मत करिए, आप साइलेंट हो चुके हैं, ठीक है ना, अब आप शांत रहिए। हमने आपको बुलाया, हमने बोला वापस आप आइए, कोई बात नहीं, आप बोल सकते हैं। आप सिर्फ, आप कोई बात कर ही नहीं रहे, आप अपने लीडरों की तारीफ कर रहे हैं यहां पे। अरे यहां पे कोई नवाज शरीफ को वोट नहीं दे रहा। इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन, मैं आरजू जी आपके पास जा रहा हूं। आरजू जी एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये जो, अरे डॉक्टर साहब कोई आपको नहीं सुन रहा, आपको बंद कर दिया हमने, आपके बिल्कुल चट है। आरजू जी को लाइए स्क्रीन पे। हाँ आरजू जी आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, ये ताबिश हाशमी है। ताबिश हाशमी बड़े पॉपुलर एक टीवी प्रेजेंटर कह लीजिए, स्टैंड अप कॉमिक कह लीजिए, और मैंने इनके कई सारे शोज देखे हैं। इन्होंने एक वीडियो निकाला और वीडियो नॉर्मल था, इन्होंने कोई पाकिस्तानी फौज को गलत नहीं बोला है, इन्होंने क्रिटिसाइज नहीं करा, इन्होंने सिर्फ यह बोला है उस वीडियो में, मैं देख चुका हूं और मैं कई बार वो वीडियो देखा है, इन्होंने सिर्फ यह बोला है कि जो हो रहा है कश्मीर में, वी शुड सॉर्ट इट आउट, हमें उसको सॉर्ट आउट करना चाहिए, वायलेंस किसी चीज का भी हल नहीं, और दिल दुखता है ये सब चीजें देख के। इतने में उसकी शो खा गए ये लोग। बिल्कुल, इनका शो जो था इनको हटा दिया गया था, लेकिन जब सोशल मीडिया पर ये बात चली और शोर मचा भारत से भी और कई दूसरी कंट्री से, तो इनका शो वापस दे दिया गया इनको, और अब ये दोबारा जो है अपने शो में दिखेंगे। लेकिन जाहिर है कि इन्होंने हिम्मत की, इनकी तारीफ की जा रही है कि इन्होंने बात की और साफ साफ कहा कि कश्मीर में गलत हो रहा है, इतने लोगों की जानें गई हैं, पाकिस्तान के ही लोगों ने मारा है पाकिस्तान के ही कश्मीरियों को, उस पर यकीनन इनको शर्म आनी चाहिए जो ये कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहर आ गए। तो इस तरह से जो इन्होंने बिल्कुल बांग्लादेश के साथ भी डेफिनेटली यही किया होगा। इसलिए कि आप सोचिए, जिस ज़माने में इंटरनेट है, मोबाइल है, कैमराज हैं, उस वक्त ये इतना जुल्म कर रहे हैं, तो जिस ज़माने में ना कैमरा था ना कुछ था, तो क्या नहीं किया होगा। लोग ये भी बात कर रहे हैं, और इस वक्त सबके सब लोग जो है पाकिस्तान के ज़्यादातर लोग जो हैं वो कश्मीरियों के साथ जो है वो उनका साथ दे रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। इस्लामाबाद में भी प्रोटेस्ट चल रहा है। जी जी सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं बड़े, और पाकिस्तानी, जैसा मैंने बोला कि जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर में प्रोटेस्ट चल रहा था, तो कोई ऐसा दिन नहीं था जब पाकिस्तानी चैनल सवेरे से लेकर रात तक इसकी बाइट उसकी बाइट, अब तो मोदी की सरकार गिर गई, अब तो भारत में अराजकता फैल गई, अब तो ये अब तो वो। ये बगल में सर, बगल में आरजू जी ने बताया 1.5 घंटा दूर है, ये 1.5 घंटे का सफर नहीं कर पाए। और मुझे याद आता है कि जब ये बात करते हैं पूरी दुनिया की, जो पाकिस्तान के बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े नाम हैं, मैं यहां पे उनका नाम लूंगा नहीं, लेकिन जो बड़े बड़े फिगर्स हैं मीडिया के, जो अफगानिस्तान पहुंच जाते हैं सर ओसामा बिन लादेन का इंटरव्यू करने के लिए, जो लेबनान पहुंच जाते हैं कवर करने के लिए, पता नहीं गाजा क्यों नहीं पहुंच पाते। गजा के लिए इनका दिल रोता है, फिलिस्तीनियों के लिए इनका दिल रोता है, और सबका दिल रोता है फिलिस्तीनियों के लिए, लेकिन गजा अभी तक कोई नहीं पहुंच पाया। लंदन पहुंच जाते हैं सर, लंदन पहुंच जाते हैं, न्यूयॉर्क पहुंच जाते हैं, कनाडा पहुंच जाते हैं, दुनिया के हर कोने में पहुंच जाते हैं, गजा आज तक नहीं पहुंच पाए। और जो अमीर पाकिस्तानी है वो तो कश्मीर भी नहीं पहुंच पाया, जबकि नेक्स्ट डोर है। मेरा आपसे सवाल है सर, ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ये है, इन लोगों ने सब कुछ बंद कर दिया है, दे हैव जस्ट शट डाउन एवरीथिंग। अल जजीरा का आप ही बता रहे थे सर थोड़े समय पहले कि अल जजीरा के साथ इन लोगों ने क्या करा, इस पर मैं आपके कमेंट चाहूंगा सर। जैसे अल जजीरा उन्होंने बैन कर दिया कि उन्होंने थोड़ा कुछ नेगेटिव स्टोरी दिखाई POJK की, और तुरंत वो, और उसमें भी मैंने वो उसका रिमार्क देखा है, जो उनका रिपोर्टर है, कोई ऐसा नेगेटिव रिमार्क नहीं है, बड़ा न्यूट्रल सा रिमार्क दिया है, और उसके बाद में अल जजीरा को उन्होंने उधर बैन कर दिया। बट एसेंशली प्रॉब्लम ये है कि अगर जो ये पाक पंजाब के लोग हैं,
जिस दिन इन्होंने कश्मीरियों को अपना माना होता तो बात दूसरी होती है। कश्मीर, और उन्होंने बोला बड़े साफ साफ किसी पॉलिटिशियन ने भी कि हमने इनको मुजाहिदीन बनने की ट्रेनिंग दी, हमने इनको लड़ाई करने की ट्रेनिंग दी और आज ये हमारे ऊपर हथियार उठा रहे हैं। तो जिस माइंडसेट के अंदर आपको रिसोर्सेज चाहिए, पावर चाहिए, ज़मीन चाहिए, मगर लोगों के साथ आपके साथ जुड़ाव नहीं है, और वो जुड़ाव हो नहीं सकता क्योंकि आपने उनको एक लेवरेज और एक लीवर की तरह इस्तेमाल किया है भारत के खिलाफ। तो जब आप उस माइंडसेट पे हैं तो आप किस हिसाब से ये जो काम है कि आप वहाँ पे लोगों को, मीडिया को जाने देंगे, कवरेज करने देंगे, जो लाइव कवरेज है उसको करने देंगे, वहाँ की सच्चाई को वापस आने देंगे, या ये भी करने देंगे कि जो उनकी एक ज़रूरत, बुनियादी डिमांड्स हैं वो पूरी हों। एक छोटी सी डिमांड थी कि भाई मंगला डैम हमारे यहाँ बना हुआ है और आप हमको एक यहाँ पर जो बेसिक प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर आप हमसे बिजली को चार्ज करें, मगर वो फिर भी हाई रेट के ऊपर आप चार्ज कर रहे हैं। ये छोटी छोटी मतलब मैं जब वो मैं 38 पॉइंट इनका जो रिक्वेस्ट देखता हूँ तो कोई बहुत बड़ी चीज़ में नज़र नहीं आती है। करेक्ट सर, मैं माफ़ी चाहूँगा बीच में, ये अहमद चौधरी साहब की एक बाइट है, ज़रा ये सुनिए। ये बात तो हम गुज़िश्ता 5 साल से यही तो समझा रहे हैं, तो वी आर थैंकफुल कि उन्होंने खुद बता दिया कि इनका एक ही डीएनए है, दे आर वन। क्योंकि जो ये एंड इट इज नॉट, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द अफगानीज, आई एम टॉकिंग अबाउट द तालिबान, अफगान तालिबान रेजिम। आरजू जी, आरजू काज़मी जी को लाइए अगर स्क्रीन पे हैं तो। मैं पूछना चाहूंगा आरजू जी, ये तो डीजीआईएसपीआर ने कह दिया है, डीजीआईएसपीआर कहते हैं कि इनका डीएनए शीएनए का कुछ नहीं है, और एक और मैं उनका बयान देख रहा था कि काफिरों के साथ दोस्ती नहीं करनी है। आपने भी देखा होगा बयान जी कि काफिरों के साथ दोस्ती नहीं करनी। फिर काफिरों के साथ दोस्ती नहीं करनी तो चाइना के साथ दोस्ती कैसे है? शहद से मीठी, हिमालय से ऊंची और समुंदर से गहरी। ये क्यों जा रहे हैं इनके पास, क्या नाम कहते हैं, अपने डोनाल्ड ट्रंप के पास? भाई टेक्निकली तो काफिर वो भी है, और चाइनीज तो बिल्कुल ही काफिर है, वो तो किसी को भी नहीं मानते, वो तो अपने ही को मानते हैं। तो अब आप बताइए ये क्या मैटर है कि काफिरों के साथ दोस्ती नहीं करनी लेकिन काफिरों से पैसा जरूर मांग सकते हैं? व्हाट इज दिस? देखिए, शायद इसी पॉलिसी पे चल रहे हैं कि काफिरों से आप डोनेशन ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं, चैरिटी ले सकते हैं, वैक्सीन ले सकते हैं, लेकिन वो हमारे दोस्त नहीं हो सकते। तो फिर ये चीज तो मेरे ख्याल है चाइना को नोटिस करनी चाहिए कि इन्होंने अगर ये कह दिया है कि कोई हमारा दोस्त नहीं हो सकता, तो चाइना की जब किसी से इतना कुछ मांग लिया तो दोस्त तो वैसे भी नहीं रहा वो। जब इतना कुछ मांग लिया किसी से तो दोस्त कहां रह गया वो? हाँ, वो तो फिर बॉस है ना। अमेरिका और चाइना तो वैसे भी हमारा बॉस है, वो जो कहते हैं हम उसी तरीके से चलते हैं, उसको लेके बात कर रहे होंगे। लेकिन डेफिनेटली इस बात को भी पाकिस्तान में जो लोग हैं, जो पाकिस्तानी हैं, उन्होंने इनको नेगेटिव कमेंट्स ही दिए हैं, और डीजीआईएसपीआर को इसके ऊपर भी काफ़ी कुछ सुनने को मिल रहा है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद इनको अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो लाइव नहीं करनी चाहिए, रिकॉर्डेड करनी चाहिए, ताकि जो ये बीच में गलतियां करते हैं वो एडिट हो सके। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरजू जी फॉर जॉइनिंग अस। दोस्तों, बीच में एक दूसरी खबर आई है पाकिस्तान से हटते हुए, और खबर यह है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने बहुत मोटा पैसा खर्च करा है, बिलियंस अपॉन बिलियंस ऑफ डॉलर्स, पेट्रियट मिसाइल्स बनाने के लिए। ये पेट्रियट मिसाइल है क्या? अमेरिका को अचानक इतनी इमरजेंसी क्यों पड़ गई कि 56 या 58 अरब डॉलर वो कह रहे हैं हम खर्च कर देंगे और पेट्रियट मिसाइल्स बनाएंगे? जरा इसके ऊपर थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, डिस्कशन कर लेते हैं। सर, ये पेट्रियट मिसाइल के बारे में अमेरिका इज गिवन एन ऑर्डर सर, ये तकरीबन 58 अरब डॉलर का है। सबसे पहले हमारे दर्शकों को मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सर, ये बताइए कि पेट्रियट मिसाइल है क्या ये आखिर? पेट्रियट मिसाइल बेसिकली इनका जो डिफेंस सिस्टम है जी, जो प्रोटेक्ट करता है इनको हर चीज़ से, जितने भी एक इंटरसेप्टर सिस्टम है जी, उसके ऊपर काम करता है। और ये दो चीज़ें इनके साथ बैक टू बैक हो गई और जिसके बारे में इन्होंने तैयारी नहीं करी थी जी। वो ये था कि जब यूक्रेन की लड़ाई हुई तो काफ़ी कुछ इन्होंने सामान अपना यूक्रेन को दे दिया, और इन्होंने ये प्लान नहीं किया था तरतीब के साथ कि इनको ईरान के साथ भी युद्ध में जाना पड़ेगा। और जब उन्होंने ये प्लान किया भी तो उनको ये लगा था कि ईरान के ऊपर ये थोड़ी सी फायरिंग करेंगे और उसको दबाएंगे, और उनके जो टॉप लीडरशिप है रजीम को जब वो ख़त्म कर देंगे तो ईरान बिल्कुल नीचे गिर जाएगा और लड़ाई ख़त्म हो जाएगी और उनका कब्ज़ा हो जाएगा। उनको ये नहीं मालूम था कि जब लड़ाई होती है तो उसमें दुश्मन का भी एक रोल होता है और दुश्मन का भी एक वोटिंग कार्ड होता है,
और इसके अंदर ईरान ने उनके जब ये पूरी लड़ाई को एक्सपैंड किया और उनके जो गल्फ के देश थे उनके ऊपर अटैक करना शुरू किया जी। तो जितनी ये पेट्रियट मिसाइल सिस्टम्स उन्होंने इजराइल और गल्फ देशों के अंदर लगाई थी वो बहुत तेज़ी के साथ में उनकी खपत हो गई। खपत इतनी हो गई कि इनको बाकी जो अपने कम्बैटेंट कमांड्स थे, बाकी जो थिएटर्स है डिप्लॉयमेंट के, वहाँ से उनको पेट्रियट मिसाइल लगा करके जो चाइना के खिलाफ लगाए थे और जगह पे लगाए थे जी। वो भी आकर के उनको लगाना पड़ा। तो अब बीच में एक इनकी- सवाल पूछ लूं सर, विद योर परमिशन। सवाल मेरा ये है कि जैसे कि ईरान जब अटैक करता है तो सस्ते जो हैं इनकमिंग थ्रेट्स हैं, दोज आर वेरी चीप। जब हम पैसे की बात करते हैं, ड्रोन्स हैं उनके पास, जैसे शाहिद ड्रोन। शाहिद ड्रोन बहुत सस्ते हैं सर, मोटरसाइकिल का इंजन पीछे लगा हुआ है, 250-300 सीसी का वो ड्रोन को ले जा रहा है उड़ा के। क्या अमेरिका ने एंटिसिपेट नहीं करा था कि ऐसे सस्ते प्लेटफॉर्म से भी अटैक होगा? बिकॉज हर एक पेट्रियट मिसाइल तो ये तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है सर, करोड़ों रुपए की एक एक मिसाइल है। तो क्या इससे भी अमेरिका को लॉस हुआ है सर? इससे भी हुआ लॉस। क्या हुआ? प्रॉब्लम ये हुई है कि ईरानियंस ने एक स्मार्ट मूव किया कि सबसे पहले उन्होंने अपनी सस्ती लॉन्ग रेंज मिसाइल दागी और जो इनके मेन टारगेट्स थे वो सऊदी अरेबिया के और जॉर्डन के इलाके में थोड़े दूर थे और इसराइल के भी थोड़े दूर थे, मगर जो पर्शियन गल्फ के पार वाले जो टारगेट्स थे वो काफी नजदीक थे।